नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि Su-30 MKI और MiG-29 को इंडिया खरीदने वाला है। लेकिन यहाँ पे कई लोगों ने ऐसा सवाल कमेंट बॉक्स में डाला हुआ था अपना कि MiG-29 और फिर Su-30 MKI हम आज के समय में क्यों परचेज कर रहे हैं, जबकि हमने अभी कुछ दिनों पहले राफेल परचेज किया था। तो या तो हमें इस समय राफेल परचेज करना चाहिए या फिर उसके अलावा कोई उससे भी बेहतर जेट। हम वो पुराना जेट क्यों परचेज कर रहे हैं जो कि कुछ दिनों के बाद हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये था कि क्या हमारे इस परचेज से चाइना और पाकिस्तान के ऊपर हमें कितनी ज्यादा एज मिलने वाली है या कितना ज्यादा काबिल है ये जेट इन दोनों ही देश के ऊपर। तो इन दोनों ही बातों पे दोस्तों चर्चा करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस रीजन की वजह से इन्हें परचेज किया गया है, क्या ये डिसीजन फिलहाल के तौर पे एक सही डिसीजन है और इसको खरीदने से हमारे पास पाकिस्तान और चाइना के रेफरेंस में क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये जो परचेज हुआ है, ये परचेज इंडियन एयरफोर्स ने काफी दिन से प्लान करके रखा था MiG-29 और Su-30 के लिए। लेकिन यहाँ पे ये एक जो परचेज हुई है इसे हम इमरजेंसी परचेज ही कहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि विदाउट एनी प्लान Su-30 और MiG-29 को ही नहीं बल्कि इनके अलावा अस्त्रा, LRACM और साथ ही साथ BMP-2 अपग्रेड्स और MiG-29 अपग्रेड्स, इन सारी चीजों को एक साथ अप्रूवल मिला है और ये भारत और चाइना के बीच में जो तनाव बना हुआ है उसी के दौरान किया गया है। तो इस वजह से हम ये क्लियरली देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये परचेज एक इमरजेंसी परचेज है। तो अब बात ये आती है कि इस इमरजेंसी की परचेज में जब हमें ज्यादा अच्छे फाइटर्स की जरूरत है चाइना के सामने, तो फिर हमने ये पुराने फाइटर जेट्स क्यों खरीदे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम इस बात का डिस्कशन कर लेते हैं कि जब भी हम कोई फाइटर जेट खरीदते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो जब भी हम किसी नए फाइटर जेट को परचेज करने के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ कई सारी और भी रिक्वायरमेंट्स जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपको उस फाइटर जेट के लिए एक अलग एयरबेस, या फिर अगर आपके पास एयरबेस है तो फिर आपको उसके साथ ही साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है उस एयरबेस पे उस फाइटर जेट को मेंटेन रखने के लिए। साथ ही साथ आपको अपने मेंटेनेंस स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि आप एक नए फाइटर जेट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको उसका एक मेंटेनेंस स्टाफ की पूरी टीम भी हायर करनी पड़ती है, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, साथ ही आपको अपने पायलट्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इन सारी चीजों को करने में आपका 2 से 3 साल भी जाता है और साथ ही साथ आपके एक्स्ट्रा पैसे भी जाते हैं, यानी कि जो फाइटर जेट की कॉस्ट होती है उसके अलावा इन सारी चीजों को करने में जो मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, इन सब में आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है। प्लस इसके अलावा जो डिलीवरी टाइम नए फाइटर जेट्स का होता है वो भी कहीं ना कहीं 4 से 5 साल या 6 साल तक भी हो सकता है। तो इतना टाइम आपको नए फाइटर जेट को डिलीवर होने में लगता है। तो ये सारी चीजें आप खुद सोच के देखो दोस्तों, क्या पॉसिबल है जब आप कोई चीज इमरजेंसी में परचेज करना चाहते हो, क्योंकि यहां हम एक फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, किसी बाइक या कार की बात नहीं कर रहे हैं। फाइटर जेट्स के साथ ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई एक बाइक चलाने आ गई तो आप कोई भी बाइक खरीद के उसको चलाने लगोगे। फाइटर जेट्स में अगर आपको प्लेन चलाने आते भी हैं तो भी आपको किसी अलग फाइटर जेट के लिए आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसमें कि 1-1 साल 2-2 साल आपको लग जाती है उसकी ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे नए फाइटर जेट को परचेज करने का कोई सवाल नहीं उठता है, चाहे वो फाइटर जेट कितना भी अच्छा हो, क्योंकि ये एक इमरजेंसी परचेज था। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन पे कि हमारे पास जो फाइटर जेट्स थे, हमें अगर उन्हीं में से ही एक परचेज करना था तो हमने राफेल को क्यों नहीं परचेज किया। क्योंकि राफेल के भी केस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्डअप है, हमारे पास मेंटेनेंस स्टाफ ट्रेंड है, हमारे पायलट्स ट्रेन हो चुके हैं और इन सब की वजह से राफेल हमें पहले की तुलना में थोड़ा कम कॉस्टली भी पड़ता। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जो पहले हमने राफेल परचेज किए थे उसमें हमने 36 राफेल का विथ वेपन 59,000 करोड़ रुपए पे किया था, जो कि हमने 2016 में किया था। लेकिन अगर आज के समय में हम अगर 36 राफेल विथ वेपन अगर परचेज करते हैं तो ये कॉस्ट हमें 50,000 अराउंड पड़ सकती है 2020 में। यानी कि आप देखो कि हम अगर 4 साल बाद भी ऑर्डर कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें ये लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपए सस्ता पड़ सकता है, पर फिर भी हमने क्यों नहीं परचेज किया। तो इसके दोस्तों बेसिकली 2 रीजन हैं। सबसे पहला तो है प्राइसिंग को लेके। आपको पता है दोस्तों कि जो MiG-29 और Su-30 परचेज किए जा रहे हैं 33, उनकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 18,148 करोड़ रुपए। लेकिन वहीं अगर हम राफेल खरीदते हैं तो राफेल के केस में हमें
लगभग इसका 2.5 गुना पे करना पड़ेगा अगर हम विथ वेपन परचेज कर रहे हैं, यानी कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए। और अगर हम विदाउट वेपन भी परचेज कर रहे हैं तो भी हमें एटलीस्ट 40,000 करोड़ रुपए, यानी कि जस्ट डबल पे करना ही पड़ेगा विथ सेम नंबर ऑफ फाइटर जेट्स। तो ये तो बात होगी दोस्तों प्राइसिंग की कि राफेल हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता, और जितने का हमें राफेल पड़ता उससे कहीं ज्यादा कम कॉस्ट में हमने अपने अस्त्रा की भी डील कर लिया, हमने अपने LRLSEM की भी डील कर ली, हमने MiG-29 को अपग्रेड की भी डील की है, और साथ ही साथ हमने अपने BMP-2 को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें एक चीज में हो गई, जबकि उतने में सिर्फ हमें राफेल मिलता। तो ये तो बात हो गई प्राइसिंग की, लेकिन प्राइसिंग से भी इंपॉर्टेंट एक चीज ये है दोस्तों, वो है डिलीवरी टाइमिंग। आपको पता है कि 2016 का ऑर्डर इस समय हमें 2020 में मिलना शुरू होगा राफेल। तो अगर हम आज 36 ऑर्डर करते हैं तो हमारे जो पुराने राफेल्स के ऑर्डर हैं उनकी डिलीवरी होने में हमें 2022 से 2023 तक का वक्त लग जाएगा। तो अगर हमें नए ऑर्डर कर दिए तो उस केस में 2025 तक की हमारी डिलीवरी होगी राफेल की। तो उस समय तो हमें राफेल की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय तक हमारे खुद के ही फाइटर जेट्स प्लान हो जाएंगे। और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए एक सेपरेट डील है हमारे पास, जिसे कि हम MMRCA 2.0 के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए हो सकता है कि फ्यूचर में राफेल का ऑर्डर दिया जाए, लेकिन एक इमरजेंसी परचेज के दौरान, जबकि आपको फाइटर जेट 1 साल से 1.5 साल के अंदर चाहिए, तो उस केस में हमें राफेल किसी भी सूरत में डिलीवर नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए भी हम राफेल नहीं ले सकते थे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि हमने कोई नया फाइटर जेट या फिर राफेल क्यों नहीं परचेज किया। लेकिन अब छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर ये इमरजेंसी परचेज है तो भी ये डिलीवर तो 1 साल या 2 साल बाद ही होगा, तो उस केस में तब हमारा तो यहाँ पे चाइना से अभी वॉर है, तो क्या ये परचेज हमें उसमें काम देगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परचेज हमारे लिए डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालेगा, जो कि LAC पे फिलहाल चीजें हो रही हैं, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक संकेत दे सकता है दूसरी कंट्रीज को कि भारत इमरजेंसी में भी ये सारी चीजें खरीदने की कैपेबिलिटीज रखता है। और साथ ही साथ इससे भी बड़ी चीज ये है कि ये जो चीजें चाइना ने अभी शुरू की हैं बॉर्डर पे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये अभी 2 महीने या 4 महीने बाद खत्म हो ही जाएगी। हो सकता है ये चीजें 1 साल, 2 साल या 3 साल तक भी चलती रहें। तो अगर कोई चीज हमारे पास आज नहीं है तो उसे एटलीस्ट हमारे पास साल या 2 साल बाद तो होना ही चाहिए। अगर 2 साल बाद होगा तो ये हमारे काम जरूर आएगा। जबकि अगर हम राफेल ऑर्डर करते हैं और वो 6 साल बाद हमें डिलीवर होगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत अगर 2 साल बाद पड़ी, तो उस केस में हमारे लिए यही MiG-29 और Su-30 MKI फायदेमंद होंगे। तो ये तो दोस्तों ये रीजंस हो गए जिस वजह से इन्हें खरीदा गया। अब बात कर लेते हैं क्या इन्हें खरीदना रेलेवेंट है। तो पाकिस्तान के टर्म्स में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो इन चीजों को खरीदना रेलेवेंट नहीं है, जबकि बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो F-16 या फिर उनके JF-17 है, राफेल तो उनसे कहीं ज्यादा आगे है। साथ ही साथ MiG-29 में जो अपग्रेड किए जा रहे हैं उसके बाद JF-17 हो या फिर पाकिस्तान का F-16 हो, उन दोनों को MiG-29 काउंटर कर सकता है, क्योंकि जो हमने नए MiG-29 ऑर्डर किए हैं वो पुराने MiG-29 की तरह नहीं है, बल्कि ये एक अपग्रेडेड MiG-29 है, जिसमें कि इंजन से लेकर रडार तक और मिसाइल्स तक आपको ज्यादा कैपेबिलिटीज वाले मिलने वाले हैं। तो पाकिस्तान के टर्म्स में तो हमें एज है। लेकिन अब बात कर लेते हैं चाइना के टर्म्स में। तो चाइना के टर्म्स में दोस्तों हमें इन फाइटर जेट से कोई एज तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये फाइटर जेट्स दोस्तों इतने कैपेबल हैं कि अगर हम चाइनीज J-20 को हटा देते हैं तो उसके अलावा जितने भी चाइना के फाइटर जेट हैं उन सब को बराबरी का टक्कर ये फाइटर जेट्स दे सकते हैं। और बहुत सारे चाइनीज फाइटर जेट तो ऐसे भी हैं जिनको ये फाइटर जेट बहुत ही आसानी से मार के भी गिरा सकते हैं। तो यानी कि चाइना के पर्सपेक्टिव में हमें एक बराबरी करने का मौका इन फाइटर जेट्स की वजह से मिलता है, क्योंकि ये एक अपग्रेडेड मॉडल होने वाले हैं। साथ ही साथ हमने ऑलरेडी रशिया से नए वेपन्स परचेज कर लिए हैं जिनकी रेंज 130 किलोमीटर दूरी तक है। और रही बात चाइना के 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट J-20 की, तो उसके लिए हमने राफेल ऑलरेडी परचेज करके रखा हुआ है। माना राफेल हमारे पास कम क्वांटिटी में फिलहाल के लिए होने वाले हैं, यानी कि हमारे पास 36 राफेल हैं, लेकिन चाइना के भी पास दोस्तों जो J-20 है वो 45 से 50 की ही क्वांटिटी में है। उनके पास भी J-20 कोई 250 या 300 की क्वांटिटी में नहीं है। तो चाइनीज J-20 को काउंटर करने के लिए हमारे पास राफेल है, और बाकी की जरूरतों को देखते हुए हमारे पास ये सारे अपग्रेडेड फाइटर जेट्स आ जाएंगे। तो ये मॉनिटरी टर्म्स को देखते हुए कहा जाए या फिर
आईएएफ और नेवी की जरूरत को देखते हुए कहा जाए, इन सारी जरूरतों के हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल सही है इन फाइटर जेट्स को परचेज करने का। और रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए मैं आपको पहले से ही बता दूं दोस्तों कि 2025 से 2026 तक आप देखोगे कि भारत में खुद के ही बनाए हुए फाइटर जेट्स जो डुअल इंजन के लिए प्लान किया है भारत ने, चाहे वो तेजस MK2 का प्लान हो या TED-BF का प्लान हो, वो 2025 से 2026 के बीच में अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेंगे। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 2027-28 से वो फाइटर जेट्स आईएएफ में इंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो भविष्य के लिए आज से 7-8 साल बाद तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन जब तक वो फाइटर जेट्स नहीं कंप्लीट हो जाते तो तब तक 7-8 साल हमें इन सारे फाइटर जेट्स के साथ गुजारना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट जो हमारी डील है, जो पेंडिंग है, जो मुझे लगता है होनी चाहिए, उसके दौरान हो सकता है आपको 36 मोर राफेल दिखेंगे, जो हमारी MMRC 2.0 की डील है। तो इस इमरजेंसी परचेज के दौरान इन दोनों ही फाइटर जेट्स को खरीदने के दोस्तों अपने मायने हैं और अपनी जरूरतें हैं, और फिलहाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फैसला बिल्कुल सही तरीके से लिया गया है विदाउट एनी डिले। तो इस पूरी स्टोरी को सुन के आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्यों आईएएफ ने इन पुराने जेट्स को खरीदना पसंद किया किसी नए जेट पे जाने की बजाय। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।